तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड आउट, एक जैसे कि मान लेते हैं एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस। ठीक है। अब x इज इक्वल टू 1 पर जो है q है। ठीक है। फिर x इज इक्वल टू 2 पर भी q है। ठीक है। फिर x इज इक्वल टू 4 पर q है। फिर x इज इक्वल टू 8 पर q है। ठीक है। फिर x इज इक्वल टू 16 पर q रखा गया। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है, q चार्ज को रखा गया है। ये है आपका ओरिजिन। ठीक है। तो आप ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये बताइए। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन? ओरिजिन पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव 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 चार्ज, सारा का सारा पॉजिटिव है। और यहाँ नेट इस पॉइंट पे ओरिजिन पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सारे का डायरेक्शन किधर होगा? इस तरफ होगा? नहीं, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा। और इस तरह से इनफाइनाइट तक गया है। कहां तक गया है? इनफाइनाइट तक ही। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ई नेट एट ओरिजिन कितना होगा? तो इस तरह से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस के क्यू अपॉन 4 का स्क्वायर 16, नहीं प्लस डैश 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 एक्सेट्रा। इस तरह से इनफाइनाइट तक जाएगा ये? नहीं, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? अब यहां से के क्यू देख रहे हैं, के क्यू सब में कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं के क्यू। अगर हम के क्यू कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस डैश 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है। अब इस तरह से क्या फॉर्म कर रहा है? एपी, जीपी फॉर्म कर रहा है। नहीं, जीपी सॉल्व करते हैं। जीपी किस तरह से सॉल्व किया जाता है? के क्यू इंटू, जीपी सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है? फर्स्ट टर्म यानी कि 1 अपॉन डिफरेंस, माने उसके बाद में क्या होता है? फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म अपॉन, यही होता है। इसको सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाता है के क्यू इंटू 1 अपॉन, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3/4। ठीक है। 1/3/4, तो यहां से सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा? 4 के क्यू अपॉन 3 ई नेट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ जाएगा। ठीक है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ जाएगा ओरिजिन पे। अब देखना है वेरियस चार्ज डेंसिटी, अलग अलग चार्ज डेंसिटी को देखना है। वेरियस चार्ज डेंसिटी। अगर हम वेरियस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो सबसे पहले एक नंबर में आता है आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में बेन, अगर हम बात करें, when
charge distributes when charge distributes along the length along the length, then density is used charge per unit length is known as linear charge डेंसिटी। उसको क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स अलोंग द लेंथ, जब चार्ज जो होता है लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट होता है, फैला हुआ होता है, देन डेंसिटी इज यूज्ड, तब डेंसिटी यूज किया जाता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसे हम लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लेमडा से डिनोट करते हैं। किससे? लेमडा से डिनोट करते हैं। और जैसे कि मान लेते हैं एक वायर है, एक क्या है? एक वायर है, इस पर क्या है? यूनिफॉर्मली जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरह से लीनियर लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये मान लेते हैं छोटा सा लेंथ लेते हैं, डीएल लेंथ। इस डीएल लेंथ में कितना चार्ज होगा? तो डीक्यू चार्ज होगा, छोटा चार्ज नहीं। तो लेमडा इज इक्वल टू होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज कितना है? तो डीक्यू है, डीक्यू अपॉन डीएल। ठीक है, डीक्यू अपॉन डीएल, ये क्या हो जाएगा? कूलम पर मीटर हो जाएगा इसका यूनिट। ठीक है, अब अगर इसको हम, इसका यूनिट कूलम पर मीटर हो जाएगा। ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू, उसके बाद में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम क्या करें, डीएल को इधर भेज दे तो क्या हो जाएगा? डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एल। ठीक है, अब क्या करना है? इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, पूरा टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट, अगर लेमडा कांस्टेंट होगा, लेमडा अगर कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा? डी क्यू का हो जाएगा क्यू, और लेमडा कांस्टेंट हो जाएगा लेमडा एल। क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा एल। ठीक है, तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी में। ठीक है, उसके बाद में आगे हम बात करें, अगर हम आगे बात करें इन चार्ज रड, इन चार्ज रड, चार्ज्ड वायर, इन सब चीजों में क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद में एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया गया है अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ, a straight wire of length, a straight wire of length L, कैपिटल L दिया गया है, is placed along x axis, इसको x axis के along क्या किया जाता है? रख दिया जाता है। A straight wire of length L is placed along x axis, एक straight wire है जिसका लेंथ L है, जिसको x axis के along रख दिया जाता है। कह रहा है F linear charge, if linear charge density of this wire, क्या कर रहा है? at this, if linear charge density of this wire is lambda is equal to lambda naught x, where lambda naught जो है आपको कांस्टेंट दिया गया है, एंड x जो है
डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस x जो है क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस है। तो बताइए फाइंड आउट टोटल चार्ज ऑफ वायर। तो बताइए आप वायर का टोटल चार्ज बताइए कितना होगा। ठीक है, एक स्ट्रेट वायर दिया गया है जिसका लेंथ l है, जिसको x एक्सिस के अलोंग रख दिया जाता है। अगर उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी उस वायर का लेमडा है, और लेमडा इज इक्वल टू दिया गया है लेमडा नॉट एक्स, ठीक है, वेयर लेमडा नॉट कांस्टेंट है और x जो है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन है। ठीक है, तो फाइंड आउट द टोटल चार्ज ऑफ द वायर। तो वायर का आप टोटल चार्ज बताइए। हमें पता है लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी एल। यहां से हम डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एल लिख सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या है, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू, और लेमडा इज इक्वल टू क्या दिया गया है, लेमडा इज इक्वल टू दिया गया है लेमडा नॉट एक्स, और नहीं, अब इसको लेमडा नॉट जो है कांस्टेंट है, लेमडा नॉट क्या है, कांस्टेंट है, डीएल है, यानी कि यहाँ एक्स दिया है तो यहाँ डीएक्स हो जाएगा क्योंकि यहाँ लेंथ है एक्स। ठीक है, डीएक्स। अब देखो यहाँ कितना हो जाएगा, लेमडा नॉट तो कांस्टेंट है तो बाहर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, नहीं, तो यहां से कितना हो जाएगा, लेमडा नॉट एक्स स्क्वायर अपॉन 2, क्यू इज इक्वल टू लेमडा नॉट एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब इंटीग्रेशन में यहां दिया गया था कितना, लिमिट 0 से एल तक, 0 से एल तक, तो यहां से कितना हो जाएगा, लेमडा नॉट एल स्क्वायर अपॉन 2, क्यू इज इक्वल टू, ये हो गया आंसर। ठीक है, उसके बाद में एक और, अब देखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी में अगर हम बात करें सरफेस चार्ज डेंसिटी की, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें जिसे हम रो से डिनोट करते हैं, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, रो से। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, when charge distributes on a surface, on a surface when charge distributes on a surface, then this density is applicable charge per unit area is known as surface charge density। क्या कह रहा है, when charge distributes on a surface, जब चार्ज जो होता है सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, then this density is applicable, तब वह डेंसिटी के एप्लीकेबल होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, जिसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक बॉडी है तो इसके एरिया में चार्ज अगर फैला हुआ है इसके एरिया में, तो इसको क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां जो है डीक्यू एरिया में डीए एरिया में कितना चार्ज होगा, डीक्यू चार्ज होगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी ए। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू रो डी ए। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे
तो क्या हो जाएगा, यहां से इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू रो ए। इफ रो इज कांस्टेंट, अगर रो कांस्टेंट है तब हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो ए। और रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में अब हम आगे अगर बात करें, ये जो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है इन कंडक्टिंग बॉडी में एप्लीकेबल होता है, कंडक्टिंग बॉडी में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, वेन, मान लेते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक कंडक्टिंग डिस्क है, वेन अ कंडक्टिंग डिस्क ऑफ रेडियस आर, एक कंडक्टिंग डिस्क है जिसका रेडियस आर है, कैपिटल आर। ठीक है, when a conducting disk of radius r, capital R, is charged with the surface charge density of सिग्मा। ठीक है, सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू, यहां दे दिया गया है कितना, सिग्मा नॉट आर, स्मॉल आर, सॉरी, मतलब कि सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट किया जाता है, रो से नहीं। ठीक है, यहाँ किससे डिनोट किया जाता है, सिग्मा से, सिग्मा ए। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, नॉट अ रो। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू दिया गया है सिग्मा नॉट ए। ठीक है, इतना डेंसिटी से इस सरफेस को चार्ज किया जाता है, वेयर सिग्मा नॉट इज द कांस्टेंट एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। आर जो है सेंटर से डिस्टेंस है। देन फाइंड आउट द टोटल चार्ज ऑन दिस स्फीयर, तो बताइए इस स्फीयर पे टोटल चार्ज कितना होगा। और आपको डायग्राम कुछ इस तरह से दिया गया है, ये जैसे कि आपको डिस्क हो गया और एक स्मॉल आर डिस्टेंस दे दिया गया है, और कह रहा है कि ये स्मॉल आर है, ठीक है। तो बताइए देन फाइंड आउट चार्ज ऑन दिस स्फीयर, इस स्फीयर पे कितना चार्ज होगा यही बताना है। ठीक है, अब इसको बताना है, कैसे निकालें इसको। अगर हम देखें ई वाला जो है यहां से यहां तक का पूरा क्या है, 2 पाई आर। ई वाला जो लेंथ है हाई वाला, ये कितना है, 2 पाई आर, 2 पाई आर ही है ना। नहीं, हाँ ये तो 2 पाई आर है। और तो अगर हम इसको खोल दें, इसको अगर हम इसको काट के अगर इस तरह से खोल दें तो क्या हो जाएगा, इस किस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से दिखेगा, नहीं। और ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई स्मॉल आर, नहीं। और एज मान लेते हैं, ये जो इसका विड्थ है ये डी आर विड्थ है। ठीक है, मान लिए, लेट सपोज, और लेंथ इतना है, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी ए, डी क्यू अपॉन डी ए। अब बताओ डी क्यू कितना है, डी क्यू तो हम यहां से कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा डी ए हो जाएगा। अब यहां से डी क्यू इज इक्वल टू, सिग्मा के जगह पर यहां क्या वैल्यू दिया गया है, सिग्मा नॉट आर, तो यहां से सिग्मा नॉट आर डी ए
यही होगा। हाँ, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा नॉट आर डी ए हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यहां से डी ए निकालना चाहे, मतलब कि इसका एरिया अगर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा बताओ। ई है लेंथ, ई है ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया हो जाता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा नॉट आर, डी ए के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर डी आर लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं फिर से, डी क्यू इज इक्वल टू, डी क्यू इज इक्वल टू, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा नॉट 2 पाई आर स्क्वायर डी आर, क्या लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक, जीरो से कैपिटल आर तक, कैपिटल आर रेडियस तक नहीं। अब डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, क्यू और सिग्मा नॉट और 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, सिग्मा नॉट 2 पाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर क्यू बाई 3, कहां से, जीरो से आर तक। तो यहां से Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा नॉट 2 पाई R Q/3। तो इसको यहां से आ गया Q इज इक्वल टू 2 सिग्मा नॉट पाई R Q/3, ए क्यू हो गया। ठीक है, 2 सिग्मा नॉट पाई R Q/3, ये इतना चार्ज हो जाएगा। आया बात समझ में। हाँ, अब आगे देखते हैं। अब तीसरा आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, अगर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें, वॉल्यूम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, अगर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, रो से। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, व्हेन चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स, when charge distributes in the volume, when charge distributes in the volume of a body, then this density, then this density is used, तब इस डेंसिटी का यूज करते हैं जब जब चार्ज जो होता है वॉल्यूम के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट होता है, वॉल्यूम बॉडी के वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तब हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का यूज करते हैं और इसका हो जाता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है, इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, उसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, अगर हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो क्या होता है, रो इज इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी वी। तो यहां से हम लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी। ठीक है, इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो आ जाता है Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी। ये वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो जाए, अगर वॉल्यूम क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा रो वी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं
ठीक है, अब आगे देख रहे हैं क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अब हमें ये देखना है। ठीक है, क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड at a point, electric field at a point on the axis of uniformly charged ring। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। हम यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहें तो क्या होगा। ठीक है, देखते हैं। एक मान लेते हैं ये हमारे पास रिंग है, क्या है, ये मेरे पास एक रिंग है जो कि कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। कैसा है, ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। ठीक है, ये कैसा है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है हमारे पास दिया गया है। अब इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण हम देखते हैं कि इसके एक्सिस पर मतलब क्या, जैसे कि ये सेंटर है तो यहां यहां इस एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यही देखना है। ठीक है, इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमको पता करना है। इस लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये हमको पता करना है। ठीक है, ये मेरे लिए सेंटर हो गया। मान लेते हैं ये क्या है, यहां DQ चार्ज, यहां क्या है, DQ चार्ज है। अब Q चार्ज से अगर यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस मतलब यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो जो होता है टेंजेंशियल होता है। तो यहां से टेंजेंशियल अगर ड्रॉ करें तो कैसा आएगा, ऐसा। इलेक्ट्रिक फील्ड DQ चार्ज के कारण DE इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। नहीं, मान लेते हैं यहां अगर यहां DQ चार्ज के कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करें तो किधर आएगा, इधर इधर आएगा DE इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, DE इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सपोज मान लेते हैं ये जो दोनों यहां जो आकर के मिले हैं और सेंटर से जो डिस्टेंस बन रहा है ये मान लेते हैं कि x डिस्टेंस है सपोज, और इनका रेडियस जो है कैपिटल R रेडियस है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये स्मॉल r है। ठीक है, तो इस स्मॉल r का अगर हम वैल्यू लिखना चाहे तो कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। यहां भी अगर ये भी r है, अगर वो r है तो ये भी r है, तो इस r का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यही होगा। हाँ, अब देखो कि अगर हमने मान लिया कि ये थीटा है, एंगल जो है थीटा एंगल है। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। ठीक है, और ये दोनों जो है यहां हाफ हाफ डिवाइड करता है, तो ये भी एंगल थीटा तो ये भी एंगल थीटा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, कंपोनेंट करना है इस डी का। डी का अगर हम कंपोनेंट करें तो इधर थीटा है तो इधर क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। डी कॉस थीटा। ठीक है, अगर डी कॉस थीटा इस हॉरिजेंटल वाला, अगर वर्टिकल वाला देखे
तो वर्टिकल वाला क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा। नहीं, अब इस डी का अगर कंपोनेंट करें तो इस साइड क्या हो जाएगा, डी ई कॉस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा। अब देखो, ऊपर भी डी साइन थीटा, नीचे भी डी साइन थीटा, क्या है, कैंसिल नहीं हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा डी कॉस थीटा। ठीक है, अब इसी तरह से इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड खींचेंगे, यहां से फिर इस पॉइंट पे, तो फिर यहां भी आएगा डी साइन थीटा कैंसिल, डी कॉस थीटा, फिर यहां खींचेंगे, फिर इधर से भी इधर खींचेंगे, तो यहाँ डी साइन थीटा कैंसिल, डी डी कॉस थीटा बचेगा। मतलब हर एक पॉइंट पे खींचेंगे तो डी साइन थीटा कैंसिल होगा इस तरह से कट के, और डी कॉस थीटा बचेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो कितना आ रहा है, डी कॉस थीटा, कितना आ रहा है, डी कॉस थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे पूरे क्या सर्किल के लिए एक्सिस पर निकल जाएगा, इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस पर निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इसको हम क्या कर दे, इंटीग्रेट कर दे तो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, हम डी ए को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। नहीं, तो डी को लिख सकते हैं के डी, डी क्या लिख सकते हैं, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है, यही तो है आर, यही तो है आर, आर का वैल्यू कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। कॉस थीटा, अब कॉस थीटा का वैल्यू लिखना है, देखो ये कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, बेस बाई हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, बेस कितना है एक्स, अपन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट में है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1/2 भी लिख सकते हैं इसको। हाँ, अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं, के डी क्यू एक्स अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं, इसका पावर 1, इसका पावर 1/2, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 1 प्लस 1/2, कितना हो जाएगा, 3/2। नहीं, अब देखो, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहां के एक्स, एक्स तो एक कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, और आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये वाला जो डिस्टेंस है ये भी कांस्टेंट है। नहीं, तो इसको हम कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, के एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2, इंटीग्रेशन हो जाएगा डी क्यू, डी क्यू। नहीं, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे डी क्यू का तो क्या हो जाएगा, क्यू, तो क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण उसके एक्सिस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। ठीक है, ये क्या आ गया, हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो ये आपको जो है यहाँ इसको याद रखना पड़ता है। ठीक है, इसको जो है आपको याद रखना पड़ेगा। अब आगे देखते हैं। ठीक है, स्पेशल पॉइंट्स की अगर हम बात करें, स्पेशल पॉइंट्स, अगर हम स्पेशल पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो एक नंबर बात की इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम सेंटर पे अगर बात करें एट सेंटर, एक्स तो 0 होगा, एक्स इज इक्वल टू 0। नहीं,
जब एक्स ही जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। यही तो आया है ना निकल करके इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन सेंटर पे एक्स जीरो, जब यही जीरो तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। नहीं, तो सेंटर पे जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। ठीक है। दूसरी नंबर बात, अगर हम एट इनफाइनाइट पर निकालें, कहां निकालें? एट इनफाइनाइट, एक्स इज इक्वल टू एट इनफाइनाइट। अगर हम इनफाइनाइट पर निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड तो कितना आएगा? तो इनफाइनाइट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आता है जीरो। कितना आता है? जीरो आता है। ठीक है। इनफाइनाइट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड आता है जीरो। उसके बाद में थर्ड अगर देखें, फोर्स फोर्स फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फोर्स कितना लगेगा, कितना होना चाहिए? मतलब कि एक्स का वैल्यू कितना हो कि मैक्सिमम फोर्स लगे इलेक्ट्रिक फील्ड में? नहीं, तो एक्स फोर्स के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि कितना चाहिए? नहीं, फोर्स फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा कि मैक्सिमम मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस r/√2 जब होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मैक्सिमम मिलता है। ठीक है। चौथा नंबर पॉइंट आता है कि मान लेते हैं इफ अगर एक्स जो हो बहुत 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 ज्यादा छोटा हो जाए एज कंपेयर टू आर, यानी कि रेडियस ऑफ द रिंग, अगर रिंग के रेडियस से एक्स का जो वैल्यू हो बहुत छोटा हो जाए तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली हम आर स्क्वायर लिखते हैं। ठीक है। जब आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली जब आर स्क्वायर लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू एक्स अपॉन अपॉन आर क्यू, ये हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में पांचवा पॉइंट अगर बात करें कि इफ एक्स इज द वेरी 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 ग्रेटर देन रेडियस। ठीक है। अगर एक्स जो है रेडियस से बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, कितना हो जाएगा? के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यू, तो एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता है। अब यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ, अगर हम बात करें यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ और डिस्टेंस के बीच, एक्स के बीच, तो ग्राफ कुछ ऐसे आता है। जैसे कि मान लेते हैं ए वाई एक्सिस हो गया, ए एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस पर हमने एक्स ले लिया और वाई एक्सिस पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लिया। ठीक है। अब यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण ग्राफ कैसा आएगा? तो उसके कारण जो ग्राफ जो होता है, आपको ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। ठीक है, इस तरह का कुछ ग्राफ आता है। ठीक है। और ये वैल्यू जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो वैल्यू होता है मैक्सिमम होता है कब? जब एक्स इज इक्वल टू r/√2 पर आ जाए। इधर माइनस में x इज इक्वल टू माइनस r/√2 पर आ जाए, तब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है। ठीक है, यहां मैक्सिमम है, फिर यहां मैक्सिमम नहीं। अब जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं।
अब क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल की, तो जैसे कि मान लेते हैं ए क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। ठीक है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। अब इस रिंग के यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इस तरह से चार्ज फैला हुआ है। ठीक है, इसका जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। और यहां से पी पॉइंट पे बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इफ द डिस्टेंस इज द ये √3r दे दिया गया। तो बताइए पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हमें अभी देखा हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू एक्स अपॉन अंडर रूट r² प्लस x² का होल पावर 3/2 हमने अभी देखा। अब क्या करो, फॉर्मूला पुट करो। नहीं, के क्यू का वैल्यू, क्यू चार्ज है तो क्यू, के क्यू एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू है √3r, के क्यू √3r अपॉन r² प्लस एक्स का वैल्यू √3r का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 3r² का होल पावर 3/2। अब इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, √3 के क्यू आर अपॉन 3r² प्लस r², 4r² का होल पावर 3/2 कितना हो जाएगा, तो √3 के क्यू आर अपॉन इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2r का होल क्यू कितना हो जाएगा, 8r³। अब r³ से r² में कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो हो जाएगा √3 के क्यू अपॉन 8r²। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। आंसर √3 के क्यू अपॉन 8r² आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के एक्सिस पर हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू एक्स अपॉन r² प्लस x² होल पावर 3/2 होता है। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड at the center, electric field at the center of uniformly charged arc, electric field at the center of uniformly charged arc, यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यही हमको देखना है। ठीक है, अब यूनिफॉर्मली चार्ज्ड क्या है, आर्क है। अब आर्क की बात करें, जैसे कि मान लेते हैं एक क्या है, एक आर्क है, एक आर्क है जिसका सेंटर ये है। ठीक है, ये यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क है। तो बताइए इसके सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इसका लेमडा चार्ज डेंसिटी दिया गया है, ठीक है, और टोटल चार्ज क्यू है। तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k लेमडा अपॉन r साइन α/2। ठीक है, ये जो है, ये जो एंगल है इसको अल्फा अगर बोले तो हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है 2k लेमडा अपॉन r साइन α/2। ठीक है, इसको आपको एज इट इज याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ आर्क कितना होता है, 2k लेमडा अपॉन r साइन α/2। हियर अगर यहां हम बात करें, लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, Q/L। ठीक है, Q/L। अब
अगर हम बात करें Q अपॉन इस लेंथ को क्या लिख सकते हैं, इस लेंथ को, अगर रेडियस इसका R है तो इस लेंथ को क्या लिख सकते हैं, आर अल्फा, आर अल्फा, तो इसको लिख सकते हैं आर अल्फा। ठीक है, Q अपॉन आर अल्फा। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2k लेमडा, 2k लेमडा, लेमडा का वैल्यू कितना है, Q अपॉन आर अल्फा, और पहले से R है तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा बाई 2। तो यहां से कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आ जाता है 2k अपॉन आर स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा बाई 2, इतना आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेमडा के फॉर्म में, आर स्क्वायर अल्फा, अल्फा के फॉर्म में, या फिर इस तरह से आप याद रख सकते हैं 2k लेमडा अपॉन आर, लेमडा के फॉर्म में हो जाता है 2k लेमडा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2, और लेंथ के फॉर्म में, रेडियस के फॉर्म में हो जाता है 2k अपॉन आर स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा बाई 2। ठीक है, ये आपको दोनों याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको आगे देखते हैं। अगर हम आगे देखें तो हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि एक आर्क है, ठीक है, और एक बड़ा आर्क है, ठीक है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये नहीं, और एक सेंटर यहां है, सेंटर है, यहां भी प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज है, यहां माइनस 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 चार्ज। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा किधर, अगर यहां देखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, प्लस चार्ज है तो अबे होगा, और यहां माइनस चार्ज है तो टुवार्ड्स होगा, नहीं, तो ये होगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, दोनों 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 केस में अलग अलग। अब मान लेते हैं कि हमें एक क्वेश्चन दे दिया गया कुछ इस तरह से, ए है सेंटर, ठीक है, दोनों का सेंटर एक ही है, दोनों का सेंटर एक ही है, इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2, इस पे प्लस चार्ज डेंसिटी है और इस पे भी प्लस चार्ज डेंसिटी है, इसका डेंसिटी दिया गया है लेमडा और इसका डेंसिटी दिया गया है √3 लेमडा। ठीक है, √3 लेमडा। उसके बाद में ई वाला जो एंगल है आपको 60 डिग्री और ई वाला एंगल 120 डिग्री दे दिया गया, ये सेंटर है। तो बताइए R1 बट्टा R2 कितना होगा अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेंटर पे अगर 0 हो जाए तो R1 बट्टा R2 कितना आ जाएगा, यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर 0 है, इसके कारण अगर हम देखें तो किधर होगा, इस R1 के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इधर होगा, और इस R2 के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इधर होगा। ठीक है, ई मान लेते हैं फर्स्ट, ई मान लेते हैं सेकेंड, तो फर्स्ट के कारण किधर होगा, इधर E1, और सेकंड के कारण E2 हो जाएगा इधर, नहीं, E1 इधर E2 इधर, क्योंकि यहां से अबे इधर, यहां से अबे इधर। ठीक है, अब क्या कर रहा है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 चाहिए, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का मतलब क्या,
E1 इज इक्वल टू E2 होना चाहिए, तभी तो जीरो होगा, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। नहीं, तो EC इज इक्वल टू जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, E1 इज इक्वल टू E2 का मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो अलग अलग है, एक उधर एक इधर है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम करना पड़ेगा। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, E1 के लिए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2k लैम्डा अपॉन R1, ये वाला फर्स्ट है, 2k लैम्डा अपॉन R1 साइन 60/2 अल्फा 60/2 इज इक्वल टू 2k लेमडा, लेमडा कितना है, √3 लेमडा अपॉन R2 साइन 120/2। अब इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 2k लेमडा अपॉन R1 साइन 30 डिग्री, और यहां कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा इधर, तो √2 k लेमडा अपॉन R2 इंटू साइन 60 डिग्री। अब इसको जब आगे सॉल्व कीजिएगा तो फिर कितना आएगा, हो जाएगा 2k लेमडा अपॉन R1 साइन 30 कितना हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 2√3k लेमडा अपॉन R2 साइन 60 √3/2 हो जाएगा। अब बताओ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहां भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा k लेमडा अपॉन R1 इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 3k लेमडा अपॉन R2, यहाँ k लेमडा से k लेमडा कैंसिल हो जाएगा। अब हमको R1 अपॉन R2, R1 यहाँ डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 1/3, तो R1 अपॉन R2 कितना हो जाएगा, 1/3, 1:3 का रेशियो आएगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, एक और देखते हैं कि अगर हम सेमी सर्कल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले सेंटर पे तो कितना आएगा। अगर हम देखें सेमी सर्कल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालना चाहे तो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेमी सर्कल, इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेमी सर्कल, अगर हम सेमी सर्कल में के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखें सेंटर पे तो कितना होगा। जैसे कि मान लेते हैं एक सेमी सर्कल है, क्या है, एक सेमी सर्कल है, ये सेंटर है और इस यूनिफॉर्मली चार्ज है सेमी सर्कल, तो इसके सेंटर पे कितना हो जाएगा, एक कैपिटल आर रेडियस है, और यहाँ अल्फा का वैल्यू कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या होता है, 2k लेमडा अपॉन R साइन अल्फा/2, अगर देख लो तो 2k लेमडा अपॉन R साइन 180/2 कितना हो जाएगा, 2k लेमडा अपॉन R इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपको आंसर। अगर हम आगे बात करें यहां यहीं पे, अगर इसी में देखें कि हेयर लेमडा इज इक्वल टू Q/L होता है। ठीक है, लेमडा इज इक्वल टू Q/L, और L को क्या लिख सकते हैं, पाई आर, हाँ लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 2kQ/πr², इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फॉर द सेमी सर्कल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, जैसे कि मान लेते हैं, क्वेश्चन कुछ ऐसे है, मेरे पास एक सेमी सर्कल है,
सबसे पहले तो मेरे पास y एक्सिस है और x एक्सिस है। मेरे पास एक सेमी सर्कल है इस तरह से। y एक्सिस के जो ऊपर है, ऊपर वाला पॉजिटिव चार्ज है और नीचे वाला निगेटिवली चार्ज्ड सेमी सर्कल है। ये वाला सेंटर O है, ये y है, ठीक है। इधर x एक्सिस, ऊपर y एक्सिस। यहां जो है लेमडा डेंसिटी दिया गया है, प्लस लेमडा डेंसिटी, नीचे है माइनस लेमडा डेंसिटी दिया गया है। अब कह रहा है कि सेंटर पे, इस ओरिजिन पे बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। नहीं, अगर हम इस प्लस चार्ज के कारण अगर देखें तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ जाएगा, इधर। लेकिन अगर इस माइनस चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इधर आएगा। तो ये मान लेते हैं E1 है, ये मान लेते हैं E2 है। E1 का वैल्यू लिखे तो कितना हो जाएगा, इसके लिए अगर लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, 2k लेमडा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2। अब साइन अल्फा कितना है, ए वाला जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री। तो साइन 90 बाई 2, एंगल कितना है 45 डिग्री, एंगल कितना है 45 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 2k लेमडा अपॉन आर साइन 45 डिग्री। साइन 45 कितना हो जाता है, 1/√2। तो हो जाएगा √2k लेमडा अपॉन आर, ठीक है। हाँ, अब E2 के लिए अगर लिखना चाहे यहां तो क्या हो जाएगा, 2k लेमडा अपॉन आर साइन अल्फा बाई 2 यानी कि 90/2। इसके लिए भी अगर लिखना चाहे तो यही होगा। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2k लेमडा अपॉन आर। E2 आ गया और ये E1 आ गया। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है और दोनों के बीच का जो एंगल है 45 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है और ये मैग्नीट्यूड सेम है। जब 90 डिग्री पर हो और मैग्नीट्यूड सेम हो, 90 डिग्री पर हो और मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, तो क्या हो जाता है, नेट क्या हो जाता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा √2 इंटू √2k लेमडा अपॉन आर। इसको कर दो इक्वल, तो क्या हो जाएगा, √2 इंटू √2 तो हो जाएगा 2k लेमडा अपॉन आर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आंसर। और इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आएगा, तो एक इधर है एक इधर है, तो डायरेक्शन, नेट डायरेक्शन तो इधर ही आ जाएगा ना, ई नेट। तो क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप में आ जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में अब देखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम शॉर्ट में ए एल एफ लिखते हैं। ए एल एफ बोले तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। ए एल एफ बोले तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ है नहीं, बस एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का यह एक तरीका है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यह एक तरीका है, रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है, देज आर imaginary lines which are used to represent, ठीक है,
These are imaginary lines which are used to represent electric field graphically. ठीक है, these are imaginary lines which are used to represent electric field graphically. इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, तो ये ऐसे इमेजिनरी लाइन होते हैं जो विच आर यूज, जो उपयोग किया जाता है टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफिकली। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को डिस्कवर्ड बाय फेराडे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो था फेराडे ने डिस्कवर किया था। ठीक है, उसी ने बताया था, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का आइडिया दिया था उसी ने। ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है ये अब हम देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का क्या देखना है, प्रॉपर्टीज को देखना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या क्या होता है देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ALF, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, ALF, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, तो सबसे पहला कि इलेक्ट्रिक लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियल बट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज इमेजिनरी।
ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड क्या होता है, रियल होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है। ठीक है। दूसरा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ड्रॉन, ALF आर ड्रॉन फॉर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है उसको ड्रॉ किया जाता है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है। तीसरा, टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स indicates direction of electric field। at that point। ठीक है। अब जैसे कि मान लेते हैं टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पर टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मान लेते हैं इस पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन क्या करता है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है डायरेक्शन को शो करता है। ठीक है। और ये जो लाइन है, ई वाला जो लाइन है आपको, ये किसका लाइन है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का लाइन है। ठीक है। और इसके हर एक पॉइंट का जो टेंजेंट ड्रॉ करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है, इसका मतलब ये है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें चौथे नंबर पॉइंट की, तो क्या होता है, टू टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर intersect to each other if the intersect ठीक है, क्या कर रहा है, टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर if they intersect, then there will two direction of electric field at a point of intersection which is not possible, जो कि क्या है, पॉसिबल नहीं है। दो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। अगर वे इंटरसेक्ट कर दे तो क्या होगा, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही चार्ज के कारण दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। इसीलिए कभी भी एक दूसरे को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। पांचवा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स originated from positive charge and terminated at negative charge और इन्फिनिटिव। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होता है और टर्मिनेट होता है नेगेटिव चार्ज पे और इन्फिनिटिव पे। ठीक है।
ये आपको याद रखने वाला बात है। उसके बाद में पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का जो होता है वो रेडियली होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ रेडियली निकलता है। निगेटिव चार्ज के लिए भी कुछ इस तरह से आता है, डाउनवर्ड तरफ हो जाता है, ठीक है, ये हो जाता है। और एक प्लस है और एक माइनस है। इस दोनों के कारण अगर स्केच डायग्राम करे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का खींचना हो या इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो किस तरह से आएगा? तो इसका डायग्राम जो होता है प्लस है, तो प्लस से बाहर की तरफ निकलेगा, ठीक है। इसके इस तरह से बाहर की तरफ निकलेंगे, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। ये भी प्लस है तो यहां से भी निकलेगा बाहर की तरफ, यहां से भी बाहर, यहां से भी बाहर, यहां से भी बाहर, 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 बाहर। ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो है, ये यहाँ जो है क्या करेगा, ये दोनों जो है, दोनों का पॉजिटिव चार्ज का एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। सीधा ना जाकर के, इस तरह से स्ट्रेट ना जाकर के थोड़ा कर्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस तरह का डायग्राम आता है प्लस और प्लस का, ठीक है। और प्लस और माइनस का खींचे तो, प्लस और माइनस का अगर स्केच डायग्राम खींचे तो प्लस से ओरिजिनेट होता है और निगेटिव पे टर्मिनेट होता है। प्लस से ओरिजिनेट होता है, निगेटिव पे टर्मिनेट होता है। प्लस से ओरिजिनेट होता है, निगेटिव पे टर्मिनेट होता है। प्लस से ओरिजिनेट होता है, निगेटिव से लेकिन इसके पूरा एक्सिस पे जो गुजरता है वो सीधा डायरेक्ट सीधा सीधा जाता है, ठीक है। इस तरह से आता है, ठीक है, यहाँ इस तरह से। और कुछ जो आसपास का जो होता है वो कुछ इस तरह से हो जाता है, ठीक है। वो कुछ इस तरह का डायरेक्शन बनाता है। इस तरह का स्केच डायग्राम आता है। उसके बाद में अगर हम 6 नंबर पॉइंट देखें तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स of electrostatic force, electric lines of force, electric lines of force never in closed path। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी क्लोज पाथ में नहीं होता है, बिकॉज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फील्ड। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी क्लोज पाथ में नहीं हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक कंजर्वेटिव फील्ड होता है, ठीक है। उसके बाद में 7वां पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रिलेटेड टू अ चार्ज particle, number of electric lines of force related to a charge particle are proportional, are proportional to magnitude, to magnitude of that charge, of that charge। क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है रिलेटेड होता है चार्ज पार्टिकल से, आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल होता है किसके? टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेट चार्ज, उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे हम एग्जांपल देते हैं इसका। जैसे कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल हम आगे ले लेते हैं इसी का। मान लेते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, एक पॉइंट ए है, ठीक है। एक पॉइंट ए है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉइंट बी है। यहां इस तरह का मतलब कि आपको एक डायग्राम दिया गया है, इस तरह से पास होता है। ये बी पॉइंट निगेटिव पॉइंट है, ठीक है। ये इस तरह का आपको डायग्राम आपको दिया गया है।
इस तरह से आपको डायग्राम दिया गया है, ठीक है। यहां क्यू ए चार्ज है और यहां क्यू बी चार्ज है, ठीक है। तो कह रहा है आइडेंटिफाई नेचर ऑफ ए एंड बी, ऑल्सो फाइंड आउट द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ए एंड बी। क्या कर रहा है, इस दोनों के नेचर को बताइए और ए और बी का मैग्नीट्यूड का रेशियो भी बताइए, ए और बी के मैग्नीट्यूड का रेशियो भी बताइए, ठीक है। सबसे पहले ए और बी का नेचर, तो ए से क्या हो रहा है, ए से जो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है ये बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, तो यानी कि एक ऐसा है पॉजिटिव है। और बी पर क्या हो रहा है, बी की तरफ आ रहा है, ए से बी की तरफ आ रहा है, यानी कि बी पे टर्मिनेट हो रहा है। जब बी पे टर्मिनेट हो रहा है इसका क्या मतलब है, बी जो है आपको निगेटिव है, बी कैसा है, निगेटिव है। तो ए आपको पॉजिटिव है, बी निगेटिव है, तो इसका नेचर पता चल गया। अब क्या कर रहा है, इसका मैग्नीट्यूड बताइए। तो अभी हमने ये वाला पॉइंट देखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है रिलेटेड टू अ चार्ज पार्टिकल आर प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ दैट रीजन, ठीक है। चार्ज पार्टिकल का जो मैग्नीट्यूड होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से क्या होता है, रिलेटेड होता है। जैसे कि हमको क्या लिखना है, क्यूए अपॉन क्यूबी लिखना है, तो क्यूए का मैग्नीट्यूड कितना होगा। अब देखो क्यूए से कितना पास हो रहा है लाइन, एक काउंट करो, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, छह लाइन, सात लाइन, आठ लाइन, नौ लाइन, ठीक है। कितना लाइन, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, छह लाइन, सात लाइन, आठ लाइन, नौ लाइन। नौ लाइन पास हो रहा है क्यूए से, तो यहां हो जाएगा 9। क्यूए का मैग्नीट्यूड होगा 9, ठीक है। इस क्यूए चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 9। क्यूबी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो यहां से कितना पास हो रहा है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, छह लाइन, सात लाइन, तो क्यूबी का कितना है, 7। तो क्यूबी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 7, तो क्यूए अपॉन क्यूबी कितना हो जाएगा, 7, 9/7, ये हो जाएगा इसका रेशियो, ठीक है। ये आपको आंसर हो जाएगा। ए 9 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और एक 7 क्या है, ये भी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ बी, ये बी का है और ये ए का है, ठीक है। इस तरह से उसके बाद में कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि मान लेते हैं इस तरह से, ए रहा आपको एक्स एक्सिस, ए रहा वाई एक्सिस, ठीक है। यहां आपको प्लस चार्ज दे दिया गया सेंटर पे, प्लस चार्ज, ठीक है। ये प्लस चार्ज दे दिया गया और कुछ लाइन ड्रॉ कर दिया गया है। ये वाला जो है एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का लाइन है, ये एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का लाइन है, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का लाइन है, ये एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का लाइन है, ये वाला एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का लाइन है, ये एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का लाइन है, और एक पॉइंट यहां दे दिया गया है, ए पॉइंट, ये पॉइंट दे दिया गया है ए, एक पॉइंट यहां दिया गया है बी पॉइंट, ठीक है। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किसका ज्यादा है, ईए और ईबी में इलेक्ट्रिक फील्ड किसका ज्यादा है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब इस यहां देखो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कौन ज्यादा नजदीक है, ए जो है इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के, ए वाला जो पॉइंट है इसके ज्यादा नजदीक है, और बी वाला जो है इसके इस लाइन से क्या है, ज्यादा दूर है। तो जो ज्यादा नजदीक है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ज्यादा होता है, तो ए का ज्यादा होगा, बी का कम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इस तरह से भी आ सकता है, जैसे कि मान लेते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक किस तरह का लाइन दे दिया गया, ठीक है, इस तरह का लाइन दे दिया गया, और एक पॉइंट यहां दे दिया गया और एक पॉइंट यहां दिया गया है, एक पॉइंट इसको थोड़ा और कर देते हैं, एक पॉइंट यहां दे दिया गया, ए पॉइंट, बी पॉइंट और एक पॉइंट सी दे दिया गया। बताइए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑर्डर क्या होगा, तो सबसे जोन पास होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा,
तो यहाँ सी वाला जो है इस तीनों लाइन के सबसे अधिक पास है, तो ईसी जो होगा सबसे ज्यादा होगा, सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा। उसके बाद में ए पॉइंट पर इससे थोड़ा ज्यादा दूरी पर है, तो फिर ईए का उससे थोड़ा सा कम होगा, और सबसे कम बी का, क्योंकि बी जो है बहुत ज्यादा दूर पर है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से। ठीक है, तो यहां जो होगा ईबी होगा सबसे कम, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं इफ at each point, if at each point both direction and magnitude, if at each point both direction and magnitude of electric field are same, then electric field are same। क्या कह रहा है, if at each point both direction and magnitude of electric field are same, then electric field is uniform, uniform electric field। क्या कर रहा है, इफ एट ईच पॉइंट बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर सेम, अगर हर एक पॉइंट पे, ईच पॉइंट पे डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जैसे कि देखते हैं, एक और स्टेटमेंट उससे पहले देख लेते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड is represented by equidistant parallel straight line, straight line। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्विडिस्टेंट पैरेलल स्ट्रेट लाइन से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। अब जैसे कि देखते हैं, ए क्या है, एक पैरेलल इक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बनाया। ठीक है, हमने कुछ ऐसा कर दिया, और एक हमने कुछ इस तरह से खींचा। ठीक है, तीन तरह से हमने लाइन ड्रॉ किया। तो यहां जो है सारा का सारा लाइन क्या है, इक्विडिस्टेंट है, या ये सारा का सारा क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर सारा का लाइन ड्रॉ किए हैं। लेकिन अगर यहां देखें तो ए और ए तो मतलब कि कुछ अलग डिस्टेंस है, और ए वाला जो है अधिक डिस्टेंस हो गया, इसका डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, माने कम हो गया, फिर यहां ज्यादा हो गया, तो ए अनइक्वल डिस्टेंस है, ए अलग अलग डिस्टेंस पर है। यहां देखो, यहां जो है सारा का सारा डिस्टेंस तो इक्वल है, सारा का सारा डिस्टेंस तो इक्वल है, इक्वी डिस्टेंट तो है, लेकिन यहां जो है डायरेक्शन की बात करें तो अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन बात करें तो यहां इसका डायरेक्शन इधर है, अगर इस पॉइंट पे अगर डायरेक्शन देखें तो इसका इधर है, नहीं इस पॉइंट पे अगर हम डायरेक्शन देखें तो इधर है, तो डायरेक्शन अलग है, इक्वी डिस्टेंट है लेकिन इसका डायरेक्शन क्या है, अलग है। यहां जो है इक्वी डिस्टेंट नहीं है,
और ये यहाँ इक्विडिस्टेंट भी है और डायरेक्शन भी सारा का सारा सेम है। तो यहाँ इक्विडिस्टेंट है और डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए ये होगा यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहाँ क्या है, डायरेक्शन तो सबका सेम है, लेकिन यहाँ क्या है, इक्विडिस्टेंट नहीं है, बराबर बराबर डिस्टेंस पे ये नहीं है लाइन, इसलिए क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। यहां क्या है, यहां इक्विडिस्टेंट है लेकिन यहां डायरेक्शन सेम नहीं है, कहीं डायरेक्शन इधर है कहीं डायरेक्शन इधर है, नहीं, तो यहां डायरेक्शन अलग है, इसलिए ये भी नॉन यूनिफॉर्म। तो ये जो दोनों है ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें इनसाइड इनसाइड द आइसोलेटेड inside the isolated conducting body, inside the isolated conducting body electric lines of force are absent, ठीक है। inside the isolated conducting body electric lines of force are absent, क्या मतलब है, आइसोलेटेड कंडक्टिंग बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता ही नहीं है। आइसोलेटेड कंडक्टिंग बॉडी में क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं एक हमारे लिए क्या है, आइसोलेटेड कंडक्टिंग बॉडी है, लेट सपोज, तो इस पर जो होगा चार्ज जो होगा सारा का सारा चार्ज कहां होगा, आउटर सरफेस पे, क्योंकि कंडक्टिंग है इसलिए सारा का सारा जो चार्ज होगा आउटर सरफेस पे होगा, नहीं, ये आउटर सरफेस पे होगा। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, कंडक्टिंग बॉडी में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है परपेंडिकुलर होता है। तो यहां जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होगा हमेशा परपेंडिकुलर होगा, हमेशा 90 डिग्री पर होगा सरफेस से, हमेशा जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होगा 90 डिग्री का एंगल यहां बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये जो एंगल होगा इसके बीच, ये पूरा का पूरा एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। और यहां इसके अंदर जो होगा ये सारा का सारा चार्ज तो इसके सरफेस पे होगा, सारा का सारा चार्ज यहां तो सरफेस होगा, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर तो चार्ज जीरो होगा। जब चार्ज ही नहीं होगा तो अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड कैसे होगा, नहीं होगा। तो इनसाइड इसीलिए लिख रहे हैं, इनसाइड द आइसोलेटेड कंडक्टिंग बॉडी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर एब्सेंट। आइसोलेटेड कंडक्टिंग बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है एब्सेंट होता है, नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में एक और स्टेटमेंट आता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू आइसोलेटेड conducting surface because electric lines of force are perpendicular to equipotential surface conducting surface is always equipotential surface। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू आइसोलेटेड कंडक्टिंग सरफेस। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आइसोलेटेड कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, जो कि हमने परपेंडिकुलर यहां बनाया है,
ये एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग बॉडी है, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज, ये क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। ये सारा का सारा क्या है, परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया इस बॉडी के, नहीं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू आइसोलेटेड कंडक्टिंग सरफेस। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और हम जानते हैं कि कंडक्टिंग सरफेस इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस। कंडक्टिंग सरफेस जो होता है हमेशा क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो इसलिए कंडक्टिंग है, आइसोलेटेड कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग सरफेस है। तो एक ऐसा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यहाँ भी पोटेंशियल सेम है, यहाँ भी पोटेंशियल सेम है, यहाँ भी पोटेंशियल सेम है, हर जगह पोटेंशियल सेम है, इसलिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जैसे कि अब एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं एक हमें कंडक्टिंग स्फीयर दे दिया गया। क्या दे दिया गया, कंडक्टिंग स्फीयर। ये हमें कंडक्टिंग स्फीयर दे दिया गया, और हमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दे दिया गया है। ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है जो कि पास हो रहा है कुछ इस तरह से। एक सेकेंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है जो कि कुछ पास हो रहा है इस तरह से। ठीक है, एक थर्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है जो पास हो रहा है कुछ इस तरह से, और एक फोर्थ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है जो पास हो रहा है कुछ इस तरह से। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ दिया गया है। अब बताइए कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स सही ड्रॉ किया गया है। विच ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज पॉसिबल फॉर कंडक्टिंग स्फीयर। कौन सा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है जो कि पॉसिबल है। तो ये कंडक्टिंग स्फीयर है, और हम जानते हैं कि कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर क्या क्या नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन यहाँ ये वाला फर्स्ट में क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है इसके कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर अंदर है, इसलिए ये तो नहीं हो सकता। दूसरे वाले में भी ये अंदर तक गया है, तो ये भी नहीं हो सकता है। लेकिन तीसरा वाला नहीं गया है और चौथा वाला भी नहीं गया है। तो क्या ये दोनों हो सकता है, हो सकता है। लेकिन हम जानते हैं कि कंडक्टिंग स्फीयर क्या होता है। कंडक्टिंग स्फीयर का जो सरफेस होता है, कंडक्टिंग किसी भी बॉडी का जो सरफेस होता है कैसा होता है, इक्विपोटेंशियल होता है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितना जो होता है वो 90 डिग्री पर होना चाहिए। तो यहाँ जो है ई वाला जो है ये 90 डिग्री नहीं है। 90 डिग्री कौन बनाता है, जब यहाँ हमने मैथ में देखा हुआ है कि एक रेडियस है, यहां से रेडियस आता है, जो टेंजेंट गुजरता है वो टेंजेंट से यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, ना कि ई वाला एंगल 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो ये टेंजेंट है, ई वाला जो क्या है टेंजेंशियल है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ई जो टेंजेंशियल है तो ये 90 डिग्री का, ये जो सीधा जा रहा है ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है, इसलिए ये वाला गलत, थर्ड नहीं हो सकता। और फोर्थ वाला जो है 90 डिग्री बना रहा है, इसलिए फोर्थ वाला पॉसिबल है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन चार्ज फ्री रीजन, in charge free region, electric lines of force are continuous। ठीक है, क्या कर रहा है, इन चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस। चार्ज फ्री रीजन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होता है कंटिन्यूअस होता है, लगातार होता है। मतलब कि कहीं भी अगर चार्ज होगा तो वहां क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी होगा। इसीलिए इन चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कंटिन्यूअस। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कहानी यहां पर खत्म होता है। अब आगे स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
क्या स्टार्ट करते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले हम एक बात जानते हैं सरफेस एरिया के बारे में। सरफेस एरिया जो होता है, सरफेस एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। surface area is a vector quantity and direction is perpendicular to the surface। ठीक है। सरफेस एरिया क्या है? सरफेस एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन होता है सरफेस से परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पे उसका डायरेक्शन होता है। ठीक है। तो सरफेस एरिया के बारे में जान गए। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक क्वांटिटी होता है, एक ऐसा क्वांटिटी जो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के। कितने कौन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है? तो वो उस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर होता है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गिवन एरिया से पास होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। जो क्वांटिटी वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे कि हम देखते हैं यहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? द क्वांटिटी विच इज proportional the quantity which is proportional to number of electric lines of force passing through a given area। क्या कर रहा है? द क्वांटिटी विच इज प्रोपोर्शनल, वह क्वांटिटी जो प्रोपोर्शनल होता है किसके? टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया। गिवन एरिया से पास होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के जो 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 क्वांटिटी प्रोपोर्शनल होता है उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है। जैसे कि हमें एक दे दिया गया है, एक सरफेस दिया गया है। ठीक है। एक सरफेस दे दिया गया है और इस सरफेस से हम मान लेते हैं छोटा सा एरिया, ये छोटा सा एरिया इसमें एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये डीएस एरिया ले लिए। डीएस एस से हमारा क्या हुआ? सरफेस एरिया। तो हमने डीएस एरिया हम मान लिए कि एज्यूम कर लिए। और यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बहुत सारा इस तरह से पास हो रहा है, इस तरह से बहुत सारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहा है। ठीक है। इसमें इसको रखा गया है, इस एरिया को रखा गया, इस सरफेस को रख दिया गया है, जिसमें हमने छोटा सा सरफेस एरिया एज्यूम किया जिसका एरिया है डीएस। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां से इस एरिया से, इस छोटे से एरिया से अब कितना पास होगा? तो अगर हम देखें इस तरह से, तो अगर ये एंगल थीटा हो जाए, अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स और डीएस के बीच का जो एंगल है ये अगर थीटा हो जाए तो ये कितना हो जाएगा? अगर इसका कंपोनेंट करे तो इस तरफ का कंपोनेंट कितना आ जाएगा? ई साइन थीटा। और इस तरफ वाला जो कंपोनेंट होगा ई कितना आएगा? ए कॉस थीटा। तो ई साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो वाला इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तो इधर आ रहा है, लेकिन इधर और एरिया जो गिवन एरिया है उससे पास कितना हो रहा है? ई कॉस थीटा। उससे पास कितना हो रहा है? ई कॉस थीटा पास हो रहा है। तो हम मतलब कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डी फाई से लिखते हैं। फाई से मतलब कि हम फ्लक्स को डिनोट करते हैं। और छोटा सा सरफेस एरिया लिए हैं, डीएस सरफेस एरिया लिए हैं, तो डीएस सरफेस एरिया में हमको डी फाई मतलब कि डी फ्लक्स मिलेगा, छोटा फ्लक्स मिलेगा डी फाई। ठीक है। डी फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कितना पास हो रहा है? ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा पास हो रहा है, कितने एरिया में पास हो रहा है? तो डीएस एरिया में पास हो रहा है। तो डीएस, तो डी फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा डीएस। क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं? ए इंटू डीएस इंटू कॉस थीटा।
इसको इसी चीज को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ई को यहां, डीएस को यहां लिख दिए, कॉस थीटा को इधर लिख दिए, ए डीएस कॉस थीटा। अब ए डीएस कॉस थीटा को क्या हम ये भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर और डीएस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू डी फाई? नहीं, ये लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो इस लाइन से हम क्या लिख सकते हैं, इस लाइन से हम लिख सकते हैं सो इसलिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया इज ऑल्सो known as electric flux। हमने क्या देखा, इस लाइन से हम लिख सकते हैं ना कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया का डॉट प्रोडक्ट को भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कह सकते हैं। इस स्टेटमेंट से हम एक लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में फ्लक्स पासिंग थ्रू कंप्लीट सरफेस। फ्लक्स पासिंग थ्रू कंप्लीट सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा इसको निकालना है। तो हमें कितना है, डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ए यहां से ये वाला लिख दिए। अब क्या करेंगे, पूरे कंप्लीट सरफेस से कितना पास होगा, ये तो डीएस सरफेस से पास हो रहा है ना इतना, लेकिन इस पूरे सरफेस से कितना पास होगा उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो डी क्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, क्यू, और ई डॉट डीएस का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई डॉट इंटीग्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। Q इज इक्वल टू ए वेक्टर और डीएस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा, Q इज इक्वल टू कर रहे फ्लक्स फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ए डीएस कॉस थीटा, ठीक है। अब स्पेशल पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, फ्लक्स के स्पेशल पॉइंट्स को देखते हैं। जैसे कि स्पेशल पॉइंट्स की अगर बात करें तो एक नंबर पॉइंट में अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा क्वांटिटी होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होता है। उसके बाद में अगर बात करें 2 नंबर के यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट होता क्या है, नहीं तो देखते हैं। फ्लक्स इज इक्वल टू हमने क्या देखा था, हमने देखा था ए डीएस को हम पूरा एस लिख सकते हैं क्योंकि पूरा एरिया के लिए एस, तो ई एस कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, और सरफेस एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और इसका एक और यूनिट हो सकता है वोल्ट पर मीटर और सरफेस एरिया का मीटर स्क्वायर। नहीं तो फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो हो गया आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और इसको हम लिख सकते हैं क्या, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा ना, तो हो जाएगा वोल्ट मीटर। इसका 2 यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो सकता है या वोल्ट मीटर हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं तीसरा
डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला का बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डायमेंशनल फॉर्मूला का, तो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। अब न्यूटन के लिए फोर्स के लिए क्या आ जाता है, एम एल टी माइनस टू, मीटर स्क्वायर के लिए क्या आ जाएगा, इंटू एल स्क्वायर, और कूलम के लिए क्या आ जाएगा, ए टी। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ये इसका क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। ये आपको याद रखना है डायरेक्ट। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। इफ, अगर इफ सरफेस इज प्लेस्ड, इफ सरफेस इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, अगर सरफेस को क्या कहां रख दे, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख दे, पासिंग थ्रो, पासिंग थ्रो, इफ सरफेस इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, अगर सरफेस को हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दे तो फ्लक्स उससे कितना पास होगा, पासिंग थ्रू फ्लक्स मतलब उससे फ्लक्स कितना पास होगा, तो फ्लक्स जो पास होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस का, ठीक है, इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है पास होगा। कब, जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में करेंगे तो उसको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर वो यूनिफॉर्म में रहेगा तो सीधा ई एस कॉस थीटा करके निकाल सकते हैं, नहीं, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करके तब आंसर आएगा, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ सरफेस एरिया ऑफ एस, एस इज इक्वल टू सरफेस एरिया दे दिया गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये आपको सरफेस एरिया दिया गया है। इसको इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, ठीक है, जिस जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दे दिया गया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है। उसके बाद में देन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, तो बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बताइए सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा, ठीक है। हमने देखा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर का, ई इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया का डॉट प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट प्रोडक्ट। सरफेस एरिया कितना दिया गया है, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। इसका हम डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, इसके कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेते हैं। तो आई कैप में यहां 1 है और यहां 2 है, तो 2 इंटू 1 2 प्लस, जे कैप में यहां 2 है यहां 3 है, 2 इंटू 3 6 प्लस, यहां 3 है यहां 5 है, 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15, इसको ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 6 2 8 15 23, तो 20 वोल्ट पर मीटर फ्लक्स पास होगा, ठीक है, तो ये आपको आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ सरफेस एरिया 10 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन वाई जेड प्लेन, क्या कर रहा है, एक सरफेस एरिया है जो कि 10 मीटर स्क्वायर दिया गया है जिसको वाई जेड प्लेन में रखा गया है। एक सरफेस एरिया है जिसका एरिया 10 मीटर स्क्वायर है जिसको वाई जेड प्लेन में रखा गया है। वाई जेड प्लेन का परपेंडिकुलर कौन होता है, वाई जेड का परपेंडिकुलर आई, तो यानी कि इसका अगर देखे, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिख दे डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 मीटर स्क्वायर आई कैप, आई कैप में हो जाएगा ना, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या होता है, सरफेस एरिया का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर, तो वाई जेड है, वाई जेड के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस आई कैप, ठीक है। उसके बाद में फिर आगे कह रहा है हियर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
यहां जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, जिसका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। हमें ये वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में दे रखा है। इज वर्किंग, यह काम कर रहा है। देन फाइंड आउट द फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, तो बताइए कि सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। 10 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया को वाईजेड प्लेन में रखा गया है, जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वहां 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप वहां वर्क कर रहा है। तो बताइए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स वहां से कितना पास होगा। तो सबसे पहले तो आपको यहां समझना पड़ेगा कि इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो यहां इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिख दे तो इसका वाईजेड का परपेंडिकुलर कौन सा आ जाएगा, एक्स एक्सिस वाला। तो एक्स एक्सिस में आई कैप होता है, तो 10 मीटर स्क्वायर आई कैप हो जाएगा। अब इसका डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ए वेक्टर और डीएस वेक्टर का तो क्या होता है, आई कैप और आई कैप का होगा। तो यहाँ आई कैप में 10 है और यहाँ आई कैप में क्या है, 2 है। तो 10 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा 20, तो हो जाएगा 20 वोल्ट मीटर, 20 वोल्ट मीटर फ्लक्स हो जाएगा। ये आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सॉल्व होगा। जैसे अगर इसको डायग्राम के फॉर्म में अगर देखें इसी क्वेश्चन को, मतलब कि वाईजेड प्लेन में रखने का मतलब ऐसे देख लेते हैं। ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा जेड एक्सिस है। तो ये जो सरफेस एरिया जो है हमें कुछ मतलब कि इस तरह से रखा गया है। ये सरफेस एरिया जो है इसको वाई जेड प्लेन में रखा गया है। तो इसके जो परपेंडिकुलर जो है एक्स एक्सिस इधर है नहीं, और इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 10 आई कैप। तो फ्लक्स जो पास होगा यहां 20 पास होगा, तो 20 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अ सरफेस एरिया 4 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 5 वोल्ट पर मीटर। क्या कह रहा है, अ सरफेस एरिया 4 मीटर स्क्वायर इज placed in a uniform electric field 5 वोल्ट मीटर 5 वोल्ट पर मीटर if angle between plane of surface and electric field is 30 degree, then find out electric flux passing through the surface सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा यही बताना है। क्या कह रहा है, अ सरफेस एरिया 4 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक सरफेस एरिया है जिसका एरिया 4 मीटर स्क्वायर है, जिसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। ठीक है, जिसका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 5 वोल्ट पर मीटर दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ सरफेस, अगर प्लेन ऑफ सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का अगर एंगल 30 डिग्री है, तो बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा सरफेस से। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो इसका जो होगा सरफेस एरिया परपेंडिकुलर होता है, सरफेस एरिया का डायरेक्शन परपेंडिकुलर, तो इधर सरफेस एरिया चला जाएगा। तो क्या कर रहा है, प्लेन ऑफ सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री दिया गया है। तो ई वाला जब 30 है तो ई वाला कितना होगा 90 डिग्री। टोटल एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा, लेकिन ई वाला 30 तो ई वाला एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और इसके बीच 60 डिग्री, तो हमको पता है फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। और ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ई डीएस कॉस थीटा।
इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दे रखा है कितना, 5 वोल्ट पर मीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 5। डीएस वेक्टर कितना दे रखा है, डीएस वेक्टर हमको दे गया 4 मीटर स्क्वायर इंटू 4 इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 4×5 = 20 इंटू कॉस 60 कितना हो जाएगा, कॉस 60 1/2, तो 2 से कट जाएगा 10, तो हो जाएगा 10 वोल्ट मीटर। फ्लक्स कितना होगा 10 वोल्ट मीटर हो जाएगा, ठीक है, इतना फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, अब गॉस थ्योरम, गॉस लॉ है, इसको अब कल देखेंगे, ठीक है। गॉस थ्योरम गॉस लॉ है, इसको अब कल देखेंगे, अब इसको छोड़ देते हैं इतना ही पर, सेशन खत्म करते हैं इतना ही पर, ठीक है।